Hello friends and welcome to my channel Let's Learn Sociology। NTA UGC नेट सोशियोलॉजी के आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर है ये 2005 का है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सोशियोलॉजी वैल्यू रेफर्स टू। वैल्यू किस चीज़ को बताते हैं? ऑप्शन ए qualities of a cultured person, B standards of conduct and C social preferences, D ideals। तो इसका करेक्ट आंसर है सी सोशल प्रेफरेंसेस। जो वैल्यू होते हैं वो हमारी सोशल प्रेफरेंसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल बुक किसने लिखी थी? हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस, सी मेलिनोस्की, डी जेम्स फ्रेजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल बुक लिखी थी 1862 में। क्वेश्चन नंबर 3, थ्योरी ऑफ नीड इज गिवन बाय ए डर्कहाइम, बी मीड, सी मेलिनोस्की, डी मैनहाइम। तो द थ्योरी ऑफ नीड दी थी मेलिनोस्की ने। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अकॉर्डिंग टू वेबर is the most important characteristic of a charismatic leader? Option A, relevance of her power for the society, B, personal charm, C, political following, D, ability to convenience one's followers of one's extraordinary power। तो जो कैरिस्मेटिक लीडर होता है उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं और उसके पास एबिलिटी होती है कि वो दूसरों को कन्विंस कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग आर एलिमेंट ऑफ अ टोटल इंस्टीट्यूशन। टोटल इंस्टीट्यूशन के इसमें से कौन से एलिमेंट्स हैं? नंबर 1 प्रिजन, नंबर 2 असाइलम, नंबर 3 होटल, नंबर 4 हॉस्टल। तो जो इरविन गॉफमैन ने दिया था जो इसमें से होगा फर्स्ट प्रिजन एंड 2 असाइलम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 6, सोशियोलॉजिकली कल्चर डिनोट्स refinement in a person, learned behavior, growth of microorganism in a laboratory, and D, कल्टिवेशन ऑफ एस्थेटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लर्न बिहेवियर। जो कल्चर होता है वो लर्न बिहेवियर होता है जिसे हम डे टू डे लाइफ में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिलीजन। तो इसमें से बताना है कि कल्चरल रिलीजन का कौन सा फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए, टू मेंटेन सोशल सॉलिडरिटी, बी, टू मेंटेन सोशल कंट्रोल, सी, टू पर्ज द ह्यूमन माइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, डी, द स्ट्रेंथन द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो हमने कल वाले भी क्वेश्चन में देखा था रिलीजन का कौन सा फंक्शन होता है। तो उसका करेक्ट आंसर था सोशल कंट्रोल एंड सॉलिडरिटी होती है हमारे रिलीजन में। द प्लस द ह्यूमन माइंड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। तो ये दिया था ये बोला था रिलीजन को लेके मेलिनोस्की ने। एंड द करेक्ट इसमें नॉट पूछा है तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टू स्ट्रेंथन द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, बिकॉज जो रिलीजन है वो स्ट्रेटिफिकेशन को बढ़ावा नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 8, फादर्स ब्रदर्स डॉटर इन लॉ is an example of primary kin, secondary kin, a final kin and consanguineal kin। इसको क्वेश्चन को समझते हैं। फादर के भाई मतलब चाचा, हमारे फादर जो होंगे उनके भाई होंगे हमारे चाचा, उनकी जो बहू होगी और वो हमारी कौन सी किन होगी, वो हमारे रिलेटिव्स में कौन सी किन लगेगी, तो वो हमारे फाइनल किन होगी क्योंकि वो मैरिज के थ्रू आई हैं। तो जो मैरिज के थ्रू आते रिलेटिव्स होते हैं वो हमारे फाइनल किन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जेनरोसिटी, अचीविंग ऑफ टॉप पोजीशन, मटेरियल पोसेशन, पंक्चुअलिटी एंड पेट्रियलिज्म are the example of something desirable and worth striving for is called। जो हमारे डिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए वैल्यूज, बी कस्टम्स, सी वे ऑफ लाइफ, डी मोरल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वैल्यूज।
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर रिलेटिव्स बाय मैरिज। जो हम रिलेटिव्स के लिए जो मैरिज के थ्रू रिलेटिव बने हैं उनके लिए हम कौन सा किन यूज़ करते हैं, प्राइमरी किन, सेकेंडरी किन, अफाइनल किन एंड टर्सरी किन। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया जिसमें मैरिज के थ्रू कौन सा किन हुआ था, अफाइनल किन। तो इसका भी करेक्ट आंसर है अफाइनल किन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ए, होमोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिटी। Social change occurs more rapidly in the city than in the towns and villages. C, the planning of cities is a modern innovation. D, most of the major cities of India are located on the coast or on navigable rivers. तो इसका करेक्ट आंसर है ए, होमोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिटी। बिकॉज इसमें सिटी में होमोजेनस नहीं होता है, हेटेरोजेनस होती है पॉपुलेशन। होमोजेनस विलेज में होती है और जो कम्युनिटीज होती हैं उनमें होती है, सिटी में हेटेरोजेनस पॉपुलेशन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली। 1, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। 2, पेइंग गेस्ट। 3, कोलैटरल्स। 4, सर्वेंट्स। तो इसके कोर्स में आंसर दिए हुए हैं। जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिली को जॉइंट फैमिली भी कहते हैं। इसका फर्स्ट, हमारे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर हमारे जॉइंट फैमिली में होते हैं, पेइंग गेस्ट नहीं होते हैं, एंड सी, कोलैटरल्स होते हैं, एंड डी, सर्वेंट्स, ये हमारी फैमिली से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। 1 एंड 3 हमारा ऑप्शन बी में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन एंड रीजनिंग है। In most of the simple societies, religious interests are a necessary aspect of certain economic activities. Because simple societies are aware of supernatural dangers inherent in these economic features. जब हमारा असर्शन एंड रीजनिंग दिया होता है तो हमें इसको देखना होता है इसका करेक्ट एग्जाम्पल है कि नहीं। तो इसको हमें कनेक्ट करने के लिए हम बिकॉज का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें ये इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कनेक्ट है या नहीं है। तो इसलिए मैंने बिकॉज का यूज़ किया था। इन मोस्ट ऑफ द सिंपल सोसाइटीज मीन्स हमारी अर्लियर टाइम पीरियड की सोसाइटीज़ होती थी जो बहुत ज़्यादा रिलीजन में विश्वास रखती थी, क्योंकि इसका उनका इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थी वो कहीं ना कहीं उनके वो मानते थे कि उनके जो रिलीजियस बिलीफ हैं उनसे कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगी। तो इसलिए सिंपल सोसाइटीज़ आर अवेयर ऑफ सुपर नेचुरल डेंजर्स। तो वो लोग जो सुपर नेचुरल डेंजर्स था तो उससे उनकी जो इकोनॉमिक्स कंडीशन थी वो इफ़ेक्ट होती थी कि अगर सुपर नेचुरल डेंजर्स आ गए, जैसे बाढ़ है, ओले पड़ गए या फिर सूखा पड़ गया, तो इससे इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है। इसमें जान लेते हैं पहले डायग्राम्स में किस साइन का मतलब क्या होता है। जो ट्रायंगल दिया है इसका मतलब होता है मेल, एंड जो सर्कल दिया है इसका मतलब होता है फीमेल, एंड जो ये इक्वल का साइन दिया है इसका मतलब होता है मैरिज, एंड जो ये वाला डैश का साइन दिया है इसका मतलब होता है कि जो ये दो लोग हैं ये ब्रदर या फिर सिस्टर होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अबव डायग्राम। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, सोरोरल पॉलीजेनी, नॉन सोरोरल पॉलीगेरी। इसके ऑप्शन हैं सोरोरल पॉलीगेरी, नॉन सोरोरल पॉलीगेरी,
एंड सी फैटर्नल पॉलीएंड्री, डी नॉन फैटर्नल पॉलीएंड्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फैटर्नल पॉलीएंड्री, क्योंकि दो भाइयों ने एक लड़की से शादी की है, इसलिए फैटर्नल पॉलीएंड्री हो जाएगी। यही अगर ये दोनों भाई ना होके दोनों अलग अलग यही अगर ये दोनों जो लड़के हैं ये अलग अलग घर से या फिर अलग अलग ब्लड रिलेटेड होते तो ये एक लड़की से शादी करते तो ये पॉलीएंड्री हो जाता। बिकॉज ये दोनों भाई हैं इसलिए फैटर्नल पॉलीएंड्री। क्वेश्चन नंबर 15, टू ट्राइब्स लिविंग इन अ जियोग्राफिकल एरिया may indulge in the mutual exchange of cultural traits and a minimization of difference between them. This process is called. जब दो ट्राइब एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं और वो दोनों अपना कल्चर को एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा, क्या होगा? एडल्ट सोशलाइजेशन, कोऑपरेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोऑपरेशन, बिकॉज दोनों ट्राइब्स एक साथ रह रहे हैं बट ये दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं, ना एकोमोडेट कर रहे हैं ना एसिमिलेट हो रहे हैं, बस ये दोनों साथ साथ रह रहे हैं और कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैरिज इन विच अ वुमन ऑफ अ हायर कास्ट मैरी अ मैन ऑफ अ लोअर कास्ट इज नोन एज। एक हायर कास्ट की लड़की ने एक लोअर कास्ट के लड़के से शादी की है तो वो क्या होगा? एक्सोगेमी, हाइपरगेमी, एंडोगेमी, हाइपोगेमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोगेमी। हाइपोगेमी को हिंदी में प्रतिलोमा बोलते हैं एंड हाइपरगेमी को हिंदी में अनुलोमा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अनुलोमा में जब लड़का हायर कास्ट का होता है और लड़की लोअर कास्ट की होती है तो वो अनुलोमा होता है। एक्सोगेमी जब हम अपनी कास्ट से बाहर शादी करते हैं एंड एंडोगेमी जब हम अपनी कास्ट के अंदर शादी करते हैं तो एंडोगेमी होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेडफील्ड अ कम्युनिटी कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्टिवनेस, स्मॉलनेस, होमोजेनिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी इज नोन एज। ऑप्शन ए लिटिल कम्युनिटी, ऑप्शन बी ग्रेट कम्युनिटी, सी सोसाइटी एंड डी सोशल ग्रुप। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दो कम्युनिटीज़ दी थी जिनमें से एक लिटिल कम्युनिटी थी एक ग्रेट कम्युनिटी थी। जो ये फीचर्स दिए गए हैं ये हैं लिटिल कम्युनिटी के फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन ए स्टेटस इज अ यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, बी रोल इज एन एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, सी बोथ स्टेटस एंड रोल आर एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, डी बोथ स्टेटस एंड रोल आर डायनेमिक एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फिनोमिना। तो जो स्टेटस होता है वो स्टैटिक होता है बट रोल इज अ डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। ये दिया था, बोला था लिंडन ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रोल डायनेमिक है बट स्टेटस इज अ स्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 19, नॉर्म्स विच अ सोसाइटी सीज एज एसेंशियल एंड विच इज स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड आर कॉल्ड? ऑप्शन ए फोकस, बी मोरल्स, सी कस्टम, डी कन्वेंशंस। तो जो हमारे सोसाइटी में स्ट्रिक्टली जो नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है वो होता है मोरल्स। क्वेश्चन नंबर 20, दोज पर्सन्स हु हैव द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन एन इंडिविजुअल एवोल्यूशन ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑन हिज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स हैव बीन कॉल्ड बाय मीड एज। मीड ने से क्या कहा था? जो पर्सन्स हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हम गलत सही करते हैं तो हमें एक्सेप्ट करते हैं, जो हम गलत करते हैं तो रिजेक्ट करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा करीबी होते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो लोग होते हैं द सिग्निफिकेंस अदर। सिग्निफिकेंस अदर में हमारी फैमिली आती है एंड द जनरलाइज अदर में सोसाइटी। मीड ने यही दो कॉन्सेप्ट दिए थे, सिग्निफिकेंट अदर एंड जनरलाइज्ड अदर। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।